हिंदी के अंदर अपन एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। ये पीएसआई के सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है विराम चिन्हों का प्रयोग, और साथ में और भी जहां पर भी हिंदी लिखित एग्जाम के रूप में अपने सामने आती है तब इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो विराम चिन्हों के अंदर विराम चिन्ह पहले कहते किसे हैं? विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब भी हम किसी भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं तो दो वाक्यों के बीच में अपने को रुकने या ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। उस दौरान जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसमें जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में पहला चिन्ह है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जिसको एक खड़ी लाइन से दर्शाते हैं फुल स्टॉप। हिंदी के इंग्लिश के अंदर डॉट से दर्शा देते हैं, हिंदी के अंदर पूर्ण विराम को एक लाइन दर्शाते हैं। अच्छा, जब भी कोई वाक्य पूरा होता है तब अपन तीन प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। एक है पूर्ण विराम जिसको अपन अभी पढ़ रहे हैं, एक है प्रश्नवाचक चिन्ह और एक है विस्मयाबोधि चिन्ह। जब कोई सामान्य सा कथन होता है तब वो वाक्य पूरा होने पर अपन पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग कर देते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्न पूछे जाने के संबंध में अपन लास्ट में पूर्ण विराम न लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। और जब किसी वाक्य के अंदर कोई सामान्य कथन नहीं हो, किसी भाव का वहां पे उल्लेख किया जाए, जैसे कोई आश्चर्य हो रहा हो, आश्चर्य या विस्मय हो रहा हो, घृणा, दुख, खुशी इत्यादि के संबंध में अपन विस्मयाबोधि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे ये क्या हो गया, इस तरह की जो विस्मयाबोधि वाक्य हैं उनके अंदर में अपने को विस्मयाबोधि चिन्ह लगाना है। जो सामान्य कथन है जैसे मैं जा रहा हूं, सामान्य कथन है, उसके पीछे पूर्ण विराम चिन्ह। लेकिन आ जाए कि मैं क्यों जा रहा हूं तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे मैं जा रहा हूं, वो विस्मयाबोधि चिन्ह उसके अंदर में आएगा। ठीक है, तो कोई भी वाक्य पूरा होता है तो अपन तीन ही प्रकार के उसके अंदर विराम चिन्ह लगा सकते हैं। सामान्य कथन है तो पूर्ण विराम लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाना है? जब कोई प्रश्न पूछा जाए, और विस्मयाबोधि जब कोई आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाए तब अपने को विस्मयाबोधि चिन्ह लगाना है। अच्छा, पूर्ण विराम के और प्रयोग को देखें कि और किस तरह से प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है इसका प्रयोग? जब कोई बात व्यक्ति कह रहा है और उसका एक मंतव्य, कहने का एक भाव समाप्त हो जाए और दूसरा भाव उसको शुरू करना हो, दूसरा मंतव्य शुरू करना हो, उन दोनों के बीच में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है राम सुबह जल्दी उठकर योग करता है। ये उसने अपनी एक बात कह दी कि राम सुबह जल्दी उठकर योग करता है, पूर्ण विराम लगा दिया। दूसरी बात क्या है? योग करने से उसका शरीर मन स्वस्थ रहता है ना। तो ये दो मंतव्य है इस दौरान कि राम सुबह जल्दी उठकर योग करता है, इस बात का दूसरी बात से कोई संबंध नहीं है। योग करने से उसका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो जब दो मंतव्य है और दो मंतव्यों के बीच में अपने को रुकना होता है, ठहरना होता है, तब अपन कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि प्रश्न कोई पूछा जा रहा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना। इधर देखें, मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं। अब क्यों आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों, कब, किस लिए, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुझे मालूम है आप क्यों आए हैं, अब उसको मालूम ही है कि वो क्यों आया है, तो ये प्रश्न ही नहीं हुआ। प्रश्न तो तब होता कि आप क्यों आए हैं, ये प्रश्न होता। लेकिन पहले ही क्या बोल रहा है वो? मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं हुआ क्योंकि उसे तो पहले से मालूम ही है कि वो क्यों आया है, तो ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा, है ना। और देखें, आप क्या लाए हैं मुझे मालूम है। अब क्या लाए हो वो पहले से ही मालूम है, तो ये प्रश्न थोड़ी हुआ, ये प्रश्न नहीं हुआ। तो इधर भी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूर्ण विराम आएगा। और देखें, आप आम कैसे खाते हैं मुझे मालूम है या सबको पता है। अब सबको पता ही है कि आप क्या आम कैसे खाते हैं, तो ये प्रश्न नहीं हुआ, है ना। तो इधर भी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। आगे देखिए, मुझे पता है कि आप किसके भेजने पर या किसके भेजे आए हैं। अब मुझे मालूम ही है कि आप किसके भेजने पर आए हैं, तो ये प्रश्न हुआ ही नहीं। अब चूंकि प्रश्न नहीं हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, है ना।
तो ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो कि प्रश्न तो है एक तरीके से, लेकिन चूंकि उसका आंसर अपने को पहले से ही पता है, मालूम है, तो इधर प्रश्नवाचक चिन्ह ना आकर उसकी जगह पे पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। याद रखना है कि प्रश्न पूछा भी जाए लेकिन उसके साथ में ही वो चीज अपने को मालूम है, पता है या ज्ञात है, तो अपन प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाकर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का अपन प्रयोग करते हैं। वापस समझे इस स्लाइड को। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना, और चिन्ह मतलब संकेत। तो ठहरने या रुकने के लिए भाषा के अंदर जब अपन जिन संकेतों का उपयोग करते हैं वो विराम चिन्ह कहे जाते हैं। विराम चिन्हों के अंदर पहला विराम चिन्ह देख रहे हैं अपन पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को एक सीधी खड़ी लाइन से दर्शाया जाता है ना, इंग्लिश के अंदर इसको डॉट से दर्शाते हैं। कोई भी वाक्य पूरा होता है तो अपन 3 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई सामान्य कथन है तो पूर्ण विराम, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, अगर कोई आश्चर्य विस्मय का बोध उत्पन्न हो रहा हो तो विस्मयावधि बोधक चिन्ह, जो कि सीधी खड़ी लाइन और उसके नीचे डॉट से दर्शाते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा भाई? जब कोई एक मंतव्य पूरा हो जाए और किसी व्यक्ति को उसका दूसरा मंतव्य शुरू करना हो, उन दोनों मंतव्यों के बीच में ठहरने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट्स भी है जिनको अपने को याद रखना है। हर जगह पे अपने को प्रश्न दिखे इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्नवाचक चिन्ह ही आएगा, है ना। जब उसका उत्तर पहले से ही अपने को मालूम हो, ज्ञात हो या पता हो, तब प्रश्नवाचक चिन्ह ना आकर पूर्ण विराम चिन्ह आता है, जिसके अपन ने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह की। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम, पूरा विराम है, उससे थोड़ा कम विराम, है ना। अपूर्ण विराम, जब एक ही मंतव्य के एकाधिक भाग, पूर्ण विराम में क्या था, 2 अलग अलग मंतव्य थे, उसके बीच में अपने को रुकना था, 2 अलग अलग उद्देश्यों के साथ में लिखे गए वाक्य हैं, उनके बीच में अगर रुकना हो तो पूर्ण विराम था। लेकिन जब एक ही मंतव्य हो और उसके बीच में अपने को ठहरने या रुकने की आवश्यकता होती है, तब अपन अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह, जो कि 2 डॉट्स है, ऐसे कोलन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो एक मंतव्य के एकाधिक भाग हो तब पूर्व पद के बाद में इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस क्या है कि पूर्ण विराम के अंतर्गत तो 2 अलग अलग मंतव्य थे, उनके बीच में अपने को रुकना था। अपूर्ण विराम चिन्ह में या उपविराम चिन्ह में एक ही मंतव्य है लेकिन वो 2 वाक्यों के रूप में अपने को लिखना हो, तब उन दोनों के बीच में उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर दूसरा प्रयोग कहां पे किया जाता है, ये इसका पहला प्रयोग है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अहिंसा मनुष्यता है, चिन्ह लगाया अपन ने अपूर्ण विराम, हिंसा पशुत्व। ये एक ही मंतव्य है, इस पूरे वाक्य के अंदर जो भी लिखने वाला है इसको वो बताना चाह रहा है कि जब अहिंसा मनुष्यता है और हिंसा पशुत्व, दोनों एक ही वाक्य है, दोनों एक ही वाक्य के अंदर जब एक ही मंतव्य हो और अपने को रुकना हो, तब अपन को कौन सा चिन्ह प्रयोग करना है, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, व्यक्ति के 3 गुण हैं, कौन कौन से, सत, रज और तम। तब ये एक ही वाक्य है पूरा, और उस 2 के बीच में अपने को जब रुकना हो तब अपने कौन सा चिन्ह का प्रयोग कर दिया, अपूर्ण विराम चिन्ह। और देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, युद्ध शुरू हो गया, है ना। ये दोनों एक ही वाक्य है, एक ही मंतव्य है, दोनों के अंदर युद्ध की बात की गई है, लेकिन जब बीच में रुकना होता है तब अपन ने कौन से चिन्ह का उपयोग कर दिया, अपूर्ण विराम चिन्ह। और देखिए, एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है अपने विद्यार्थियों का विकास। तो थोड़ा रुक गए अपन वाक्य में, ये वाक्य दोनों वाक्यों को मिला के पूरा हो रहा है, मंतव्य एक ही है और उस बीच में अपने को रुकना है, तो अपन ने कौन सा चिन्ह लगा दिया, अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। तो ये था उसका पहला प्रयोग। जब एक ही मंतव्य हो और एक ही मंतव्य को पूरा करने टाइम जब अपने को बीच में रुकना हो तब अपन अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका प्रकार है, जब नाटक लेखन में पात्र क्या बोल रहा है उसको अपने को शो करना है, तब अपन अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नाटक के अंदर पात्र के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विभीषण बोल रहा है, हमें राम से युद्ध नहीं ठानना चाहिए, तो विभीषण के बाद में, पात्र के नाम के बाद में अपन ने क्या लगा दिया, अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। और देखिए, रावण क्या बोल रहा है, उसने हमारी बहन के नाक कान काटे,
ये आगे ये कोई नाटक का अंश है, उस नाटक के अंश में विभीषण यानी पात्र आ गया, तो पात्र के बाद अपन ने अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह, इधर रावण पात्र है, उसके बाद में अपूर्ण विराम या पूर्ण विराम चिन्ह। इसके साथ में अपने को पूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग दिख रहा है कि उसने हमारी बहन के नाक कान काटे। ये पूरा एक मंतव्य है, एक मंतव्य पूरा हो जाने के बाद अपन ने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया, जबकि ये दो एक ही मंतव्य थे। एक ही मंतव्य में रुकने के लिए अपन ने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे इधर देखें, एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है अपने विद्यार्थियों का विकास। ये पूरा मंतव्य यहाँ पे जाके समाप्त हुआ। जब एक मंतव्य से पहले ही अपने को ठहरना हो तो कौन से का उपयोग किया जाएगा? अपूर्ण विराम या उपविराम। तो सबसे पहले अपन ने पूर्ण विराम पढ़ा, जहां पे दो अलग अलग मंतव्य थे, उनके बीच में रुकना था। या प्रश्न कुछ ऐसे हो जिनका आंसर अपने को पहले से मालूम है, उधर भी पूर्ण विराम था। अपूर्ण विराम का भी प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, एक कि एक ही मंतव्य के बीच में अपने को रुकना हो तब, और दूसरा नाटक लेखन में पात्र के बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम सबसे पहले अपने पढ़ा पूर्ण विराम है ना, दो मंतव्यों के बीच में अपने को रुकना या प्रश्नवाचक चिन्ह जो सीधा आंसर अपने को देते हो। दूसरा अपन ने पढ़ा था अपूर्ण विराम या उपविराम, जहां पे मंतव्य एक ही हो और उसके बीच में ठहरना हो। अच्छा, पूर्ण विराम में थोड़ा ज्यादा देर रुका जाता है, उससे कम ठहराव होता है अपूर्ण विराम में, और अपूर्ण विराम से भी कम अगर अपने को ठहरना हो वाक्य के बीच में तो अपने को अर्धविराम का प्रयोग करना है ना। तो पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है अपूर्ण विराम में, और अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव होता है अर्धविराम के अंदर में। अपूर्ण विराम का उपयोग साधारणतः उपवाक्यों के बीच में किया जाता है। उपवाक्य यानी दो वाक्य हैं, वो दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मुख्य वाक्य होता है, एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। जो आश्रित वाक्य होता है वो उपवाक्य कहलाता है। तो उन दोनों उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। जैसे देखें, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो इसमें वे भगत सिंह को दर्शा रहा है, यानी दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उपवाक्य हैं ये। तो भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, तो इसमें कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? अर्धविराम चिन्ह का उपयोग। और देखें, नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि नदी में बाढ़ आ गई। तो पहला वाक्य दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, मतलब ये उपवाक्य है, और उपवाक्य के बीच में किसका उपयोग किया जाता है? अर्धविराम। अर्धविराम से भी कम ठहरना हो तो अल्पविराम, जो कि अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ना। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो ये उपवाक्यों के बीच में साधारणतः अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। या फिर ऐसे योजक चिन्ह जो बड़े उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कोई बड़ा वाक्य है, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लिखूं, राम जा रहा है और श्याम गा रहा है। ऐसे कुछ वाक्य हैं जो कि बड़े उपवाक्य, जो कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो आश्रित नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जांपल जो कि एक उपवाक्य जो कि एक दूसरे पर आश्रित है, बड़े उपवाक्य हैं, और उनको जोड़ने के लिए अगर योजक चिन्ह, कौन कौन से योजक मतलब जोड़ने वाले, जैसे किंतु शब्द दिख जाए, किंतु, परंतु, अर्थात, जैसे, वरन, क्योंकि, इसलिए, तो भी, इस प्रकार के अपने को योजक शब्द दिख जाए और वो उपवाक्य हो, उपवाक्य अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हो वाक्य, वहां पर किसके चिन्हों का उपयोग किया जाएगा? अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो दो उपयोग हो गए, उपवाक्यों के बीच में उसका उपयोग किया जाता है। उपवाक्य मतलब जो दूसरा वाक्य जिसमें पहले वाक्य पर आश्रित हो, और पूर्ण विराम या अपूर्ण विराम से अपने को कम ठहरना हो, वहां पे अर्धविराम का उपयोग। दूसरा क्या है? अगर दो उपवाक्य हो अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हो, उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो, उस योजक चिन्ह से पहले अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। जैसे हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, इसलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते, है ना। तो इसलिए एक योजक शब्द है। अब हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते। मतलब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, इसका मतलब उपवाक्य है। योजक चिन्ह का प्रयोग है, तो कौन से योजक चिन्ह से पहले कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अर्धविराम चिन्ह आएगा, है ना। एक कोई एग्जांपल देखिए, कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है,
अर्थात फसल चौपट होगी। फसल चौपट क्यों होगी? क्योंकि कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है। मतलब ये उपवाक्य है, ये योजक चिन्ह आ गया, योजक शब्द आ गया, तो उस योजक शब्द से पहले कौन सा विराम? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो अपन ने अभी तक पूर्ण विराम देखा, अपूर्ण विराम देखा, अर्ध विराम देखा, अब है अल्प विराम। नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम सबसे पहले पूर्ण विराम पढ़ा था। पूर्ण विराम से कम ठहरना हो तो अपूर्ण विराम या उपविराम, अपूर्ण विराम से भी कम ठहरना हो तो अर्ध विराम, और अर्ध विराम से भी कम ठहरना हो, सबसे कम अगर किसी वाक्य के अंदर में ठहरना हो, वहां पर अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अल्प विराम को कॉमा से दर्शाते हैं, ये कॉमा, वो अल्प विराम कहलाता है। सबसे कम अगर वाक्य के अंदर रुकना हो तो अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, कहां-कहां पे इसका उपयोग किया जाता है अल्प विराम? समान पदों को अलग करने के लिए। दो एक जैसे पद हैं, जैसे दो नाम आ गए साथ में, दो संज्ञाएं साथ में आ गई, दो सर्वनाम साथ में आ गए, दो विशेषण साथ में आ गए, दो क्रियाएं साथ में आ गई, उनको अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे सुशील और कुमार दोनों आ गए, ये दोनों संज्ञाएं हैं, दोनों को अलग करने के लिए अपन ने बीच में अल्प विराम चिन्ह लगा दिया। कानन और प्रिया, ये भी दो संज्ञाएं हैं, इनको अलग करने के लिए अपन ने बीच में अल्प विराम चिन्ह लगा दिया। जैसे राम पढ़ लिख, तो पढ़ना और लिखना क्रिया है, इन दोनों को अलग करने के लिए अपन ने बीच में अल्प विराम चिन्ह लगा दिया। फिर मैं आप, ये मैं और आप ये दोनों सर्वनाम हैं, इन सर्वनामों को अलग करने के लिए अपन ने बीच में कौन से चिन्ह का उपयोग कर दिया? अल्प विराम चिन्ह का। तो पहला प्रयोग तो इसका ये कि समान पदों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दो संज्ञाएं हो, दो सर्वनाम हो, दो विशेषण हो या दो क्रियाएं हो, उन दोनों को अगर अपने को अलग करना है तो अल्प विराम चिन्ह का वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। दूसरा है उपवाक्यों को अलग करने के लिए, दो उपवाक्य हैं उनको सेपरेट, उनको अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह है। वहां पे जो अर्ध विराम था, वहां पे अपन ने लिखा था बड़े उपवाक्यों के बीच में उसका उपयोग था। यहाँ पर छोटे छोटे उपवाक्य होंगे, उन छोटे उपवाक्य मतलब दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो। अगर छोटे छोटे उपवाक्य हो वहां पर अल्प विराम, और बड़ा उपवाक्य हो उसके अंदर में अर्ध विराम का उपयोग। जैसे वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है, तो इसमें ज्यादा देर रुकना नहीं है। वह रोज आता है, काम करता है, रोज आता है फिर काम करता है और चला जाता है, काम करके चला जाता है, तो तीनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, ज्यादा बड़े बड़े उपवाक्य है नहीं, तो उनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह का उपयोग। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। और देखिए, वह उठा, उसने स्नान किया, झटपट नाश्ता किया और चला गया। तो ये भी छोटे छोटे उपवाक्य हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्रमानुसार घटनाएं हो रही हैं, मतलब उपवाक्य हैं, और छोटे उपवाक्य को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अल्प विराम चिन्ह। तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह, वह उठा, उसने स्नान किया, झटपट चला गया। ठीक है, चलो आगे। कोई भी उद्धरण कोटेशन होता है, उस कोटेशन यानी किसी ने किसी का कहा हुआ एज इट इज लिख देना उद्धरण कहलाता है। तो उद्धरण के पहले अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर ने कहा, क्या कहा उसने? जो भी कहा वो अपन ने एज इट इज लिखा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अब जो भी उद्धरण है, इसको उद्धरण कहते हैं। उद्धरण से फिर कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो उद्धरण से पूर्व अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो पहला है समान पदों को अलग करने के लिए, दूसरा छोटे उपवाक्यों को अलग करने के लिए, तीसरा उद्धरण से पूर्व, और चौथा है उपाधियों से पूर्व या फिर संबोधन और अभिवादन से पूर्व। जब भी किसी का संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उससे पूर्व भी अपने, उसके बाद अपने को अल्प विराम चिन्ह। जैसे सुनो मैं भी आ चलूंगा, तो सुनो एक तरह से अभिवादन किया, उसका नाम न लेकर अपन ने उसको सम्मान दिया, उसका संबोधन किया, तो संबोधन किया अपन ने, सुनो मैं भी चलूंगा, तो अल्प विराम चिन्ह का उपयोग। जैसे पुनीत तुम जरूर आना, तो संबोधन में उसका नाम पहले दिया जाता है, वरना तुम जरूर आना भी बोला जा सकता था, लेकिन पुनीत तुम जरूर आना, तो इधर अल्प विराम चिन्ह का उपयोग संबोधन या अभिवादन के बाद में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अल्प विराम के। अल्प विराम, अगर अर्ध विराम से भी कम वाक्य के अंदर रुकना हो तो अल्प विराम,
समान पदों को अलग करने के लिए अल्प विराम, दो छोटे छोटे उपवाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए अल्प विराम, संबोधन या अभिवादन के बाद अल्प विराम, और उद्धरण के पहले एज इट उद्धरण उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अल्प विराम देखा, अब कुछ और विराम चिन्ह देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न विराम चिन्ह। प्रश्न विराम चिन्ह अपन ने पढ़ा था कि भाई पूर्ण विराम के अंदर कि कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो तीन प्रकार के चिन्ह आ सकते हैं। एक सामान्य कथन के संदर्भ में पूर्ण विराम आएगा, प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक आएगा, और अगर कोई आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो विस्मयावोधि चिन्ह आता है। उसमें से एक था प्रश्न विराम चिन्ह, ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रतीक है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए किसी वाक्य के माध्यम से तो प्रश्न विराम चिन्ह आता है, पर वास्तव में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। उधर पूर्ण विराम में ऐसे भी शब्द लिखे थे अपन ने कि जिसमें प्रश्न तो पूछा जा रहा है लेकिन उसका आंसर उसी के अंदर में, उसी वाक्य में ही है कि मुझे मालूम है, मुझे पता है, तो वो वास्तविक प्रश्न नहीं हुआ। ऐसे सेंस में तो पूर्ण विराम, बाकी जहां पर वास्तव में कोई प्रश्न पूछा जाए वहां पर आता है प्रश्न विराम चिन्ह। ठीक है, जैसे उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, कहां, कब तक, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर प्रश्न विराम चिन्ह लगाना है। या फिर कभी कभी ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें ये सारे शब्द नहीं होते लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा रहा होता है, वहां पर भी अपने को प्रश्न विराम चिन्ह लगाना है। यानी जहां पर भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे उसमें ये शब्द हो या ना हो, वहां पर अपने को प्रश्न विराम चिन्ह लगाना है। बस शर्त यह है कि वास्तव में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। जैसे क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, तो वहां पे कौन सा चिन्ह है? प्रश्न विराम चिन्ह आएगा। क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब आओगे, प्रश्न विराम चिन्ह, है ना। आगे देखें, जिस वाक्य में अनिश्चय और संदेह की स्थिति का बोध होता हो वहां पर भी अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें अपने को कुछ संदेह हो रहा है, यानी कोई चीज फिक्स नहीं है, अनिश्चय है या संदेह की स्थिति है, वहां पर भी अपन प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, तो एक तरह से संदेह हो गया, अनिश्चय हो गया, जा रहे कि नहीं जा रहे, तो संदेह या अनिश्चय की स्थिति में भी किसका प्रयोग? प्रश्न विराम चिन्ह का। एग्जाम्पल, अब इसमें अपने को क्या नहीं दिख रहा है, प्रश्न सूचक शब्द नहीं दिख रहा है, अपने को कहीं पे भी ऐसे शब्द नहीं है जिससे अपने को पता चल रहा हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन चूंकि ये संदेह की स्थिति है, अनिश्चय की स्थिति है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आप दिल्ली जा रहे हैं, तो एक प्रश्न हो गया। और देखिए, तुम यहाँ आ पाओगी भी, ये भी तो संदेह, तुम यहाँ आ भी पाओगी या तुम यहाँ आ पाओगी भी, संदेह या अनिश्चय की स्थिति है, तो उधर भी कौन से विराम चिन्ह का उपयोग? प्रश्न विराम चिन्ह का उपयोग। ठीक है, फिर तुम कदाचित भारत की नहीं हो, तुम कदाचित भारत की नहीं हो, यहां पे भी संदेह की स्थिति कि तुम भारत की हो या नहीं हो, तो कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? प्रश्न विराम चिन्ह का उपयोग। आगे है कि जिस वाक्य में व्यंग व्यंजना का बोध होता हो, व्यंग किया गया हो किसी के ऊपर, है ना, वहां पर भी अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग। जैसे हाय क्या खूब लगती हो, यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, अपन लगा सकते हैं इस शब्द का उपयोग, प्रश्न विराम चिन्ह का उपयोग, लेकिन एक तरह से व्यंग भी तो है ये, हाय क्या खूब लगती हो। मान लो कोई अच्छी नहीं दिख रही, अपन ने उसको व्यंग किया कि हाय क्या खूब लगती हो, वहां पर अपने को कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग। मान लो कोई खराब कपड़े पहन के आया और अपने को क्या खूबसूरत कपड़े पहन के आया, वहां पे व्यंग किया गया है, तो व्यंग के सेंस में भी प्रश्न विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो अभी तक अपन ने पूर्ण विराम पढ़ा, जिसमें दो अलग अलग मंतव्य हो और दोनों वाक्य बीच में अगर अपने को रुकना हो तो पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग। दूसरा पढ़ा अपन ने अपूर्ण विराम, जिसमें एक ही मंतव्य हो पूरे वाक्य में और बीच में ठहरना हो, तो अपूर्ण विराम पढ़ा। तीसरा अपन ने पढ़ा अर्ध विराम, कि दो उपवाक्य हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, उनके बीच में अगर अपने को अपूर्ण विराम से कम समय तक के लिए ठहरना हो तो, और साथ में उधर जो नाटक होते हैं उन नाटक के पात्रों के बारे में। फिर अपन ने पढ़ा अल्प विराम सबसे अगर कम ठहरना हो वाक्य के अंदर, अल्प विराम छोटे छोटे उपवाक्यों के बीच में ठहरना हो, समान शब्द को अलग करने के लिए, है ना, जैसे क्रिया विशेषण ये थे वो, संबोधन या उपाधियों के बाद में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था फिर प्रश्न विराम चिन्ह। अब आगे बात करते हैं विस्मयावोधि चिन्ह।
नेक्स्ट है विस्मय सूचक शब्द। विस्मय मतलब आश्चर्य। जब भी कोई घृणा का भाव, रोष, द्वेष, गुस्सा, खुशी, हर्ष, आश्चर्य, इन सब भावों को अपने वाक्य के अंदर जब प्रयोग में लेते हैं तब अपने को विस्मय सूचक शब्द, ये जो भी इसका प्रतीक है उसका उपयोग किया जाता है ना, इस तरह से ये फिर ये बिंदु, पूर्ण विराम का चिन्ह नीचे बिंदु, इस तरह से। तो जब भी किसी वाक्य के अंदर खुशी, हर्ष, घृणा, कोई सा भी मनोभाव उत्पन्न होता हो, इन सबसे मेरा अर्थ है कि मनोभाव उत्पन्न होता हो, कोई भी मन का भाव उत्पन्न होता हो किसी वाक्य के अंदर में, वहां पर अपने को विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग करना है। और कभी कभी संबोधन के बाद भी विस्मय सूचक शब्द का उपयोग किया जाता है। सही अर्थों में तो विस्मय, जो भी संबोधन शब्द होते हैं उसके पीछे विस्मय बोधी शब्द ही आते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह ही आता है, लेकिन त्रुटिवश अपन वहां पे अल्प विराम चिन्ह लगा देते हैं। बाकी सही मायनों में सही तो संबोधन के बाद विस्मय सूचक शब्द ही है। एग्जाम्पल के रूप में लेते, वाह कितना सुंदर पक्षी, यहां पर भी विस्मय सूचक शब्द है और अंतिम के अंदर भी विस्मय सूचक शब्द है। सारे वाक्यों के अंदर ऐसा होगा, यूं नहीं कि यहाँ पे अपन पूर्ण विराम चिन्ह लगा दे, यहां पर भी विस्मय बोधी चिन्ह ही आता है। वाह कितना सुंदर पक्षी, आश्चर्य हो रहा है, तो वहां पे कौन सा चिन्ह? विस्मय सूचक शब्द। अरे तुम आ गए, ये भी आश्चर्य का भाव है, विस्मय सूचक शब्द। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये ग्लानि का, या मैं बोलूं दुख का प्रतीक है, करुणा का, करुणा के लिए ये शब्द है। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पर भी विस्मय सूचक शब्द है। महोदय मुझे आपसे कुछ कहना है, तो ये संबोधन शब्द आ गया महोदय, उसके बाद भी कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मय सूचक शब्द। त्रुटिवश यहाँ पे अल्प विराम भी कर दो तो वो भी हिंदी में तो सही माना जाता है, बाकी शुद्ध रूप से तो वहां पे विस्मय सूचक शब्द ही आएगा। महोदय मुझे आपसे कुछ कहना है, काश तुम मुझे पहले मिली होती। तो ये एक तरीके से आश्चर्य हुआ, या फिर मैं बोलूं ग्लानि का भाव है, ग्लानि का भाव है कि काश तुम मेरे को पहले मिल जाती है। तो काश के बाद में विस्मय बोलते और लास्ट के अंदर भी विस्मय सूचक चिन्ह। ओफ कितनी गर्मी पड़ रही है, तो ये कष्ट का प्रतीक है। ओफ कितनी गर्मी पड़ रही है। छी तुमने इतनी गंदी हरकत की, तो ये दुख, घृणा। छी तुमने इतनी गंदी हरकत की। ना इसे मेरी तरफ मत फेंकना, ये भय का प्रतीक हुआ ना, इसे मेरी तरफ मत फेंकना, तो ना इसे मेरी तरफ मत फेंकना। तो इस सारे शब्दों में विस्मय सूचक शब्द है। दो तरीके से प्रयोग किया जाएगा इसका, जहां पर भी कोई मनोभाव उत्पन्न हो रहा हो, चाहे वो खुशी हो, हर्ष हो, विषाद हो, उन्माद हो, घृणा हो, कुछ भी हो, वहां पर अपने को विस्मय सूचक शब्द, और दूसरा संबोधन के बाद भी विस्मय बोधी शब्द का, विस्मय बोधी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, तो दो शब्दों को जोड़ने वाला या दो शब्दों के बीच में संबंध स्पष्ट करने के लिए कि दोनों वाक्यों के बीच में क्या संबंध है, विलोम शब्द है या समानार्थी शब्द है, शब्दों को दोहराने के लिए, है ना, इन सब के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये इसका चिन्ह है, हाइफन बोलते हैं इसको। जैसे बार बार, ये शब्दों को दोहराया अपन ने, बार बार एक जैसे ही शब्द है लेकिन दोहराया है, तो दोहराने के बीच में अपन ने कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह, संबंध बताने के लिए। सुख दुख, ये दोनों विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, सुख दुख। धन दौलत, ये समानार्थी शब्द है, धन दौलत। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे खेलते खेलते, ये तो दोहरा हुआ है। दिन रात, इन दोनों शब्दों को संबंध बताने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, तो दिन रात। राग द्वेष, एक न एक, अधिक से अधिक, ज्यों का त्यों, आना जाना, रोना धोना, तो इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक, योजक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए या शब्द को दोहराने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह निर्देश दे रहा है या बता दे रहा है या सूचना दे रहा है, तो सूचना देने वाले वाक्य के बाद में इसका उपयोग किया जाता है। या किसी कथन को उद्धृत करने के लिए, किसी ने क्या कहा ये बताने के लिए अपन निर्देशक चिन्ह का, है ना, तो सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या किसी उदाहरण को बताने के लिए, किस व्यक्ति ने क्या कहा ये बताने के लिए अपन निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे भाषा की 3 इकाइयां हैं, अपन सूचना दे रहे हैं, भाषा की 3 इकाइयां हैं, कौन कौन सी? ये अपनी सूचना है, तो सूचना के पहले
निर्देशक चिन्ह का उपयोग वर्ण, शब्द तथा वाक्य। वैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, अब हम उसका निर्देशन दे रहे हैं, उसका सूचना दे रहे हैं। कौन कौन से? भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भी है ना। तो ये ऐसे वाक्य जिनमें सूचना दी जा रही हो, निर्देशक चिन्ह। ऐसे वाक्य जिनमें कथन को उद्धृत किया जा रहा हो, जैसे मां ने कहा, क्या कहा मां ने? निर्देशक चिन्ह लगाया। बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह दो सेम शब्द है या दो शब्द हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनका संबंध बताने के लिए, उनका दोहराव करने के लिए योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह भी इसके समान ही होता है, अलग बोल देते हैं पर चिन्ह तो एक ही है। विवरण देना हो तो भी अपन विवरण चिन्ह, एक्सप्लेनेशन चिन्ह, बस उसके अंदर कभी कभी ये डॉट भी बना देते हैं और कभी कभी सीधे भी इसको विवरण चिन्ह ही बोल दिया जाता है। ये वाला चिन्ह अपन नेक्स्ट देख ही लेंगे। तो सूचना देने के लिए और किसी कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग? निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। इसमें भी सूचना ही दी जाती है, जिस तरह से निर्देशन में सूचना दी जाती है वो भी इसी तरह से। तो कभी कभी विवरण चिन्ह और निर्देशन चिन्ह को एक ही मान लिया जाता है। जैसे इधर देखें, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। अब ये निर्देशन चिन्ह है लेकिन इसका उपयोग विवरण चिन्ह के रूप में भी किया जा रहा है। सत्य, अहिंसा और प्रेम, तो दोनों एक ही है लगभग, लेकिन कभी कभी इसको ये ऊपर 2 डॉट और हाइफन से भी दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो विवरण या उदाहरण देने के लिए, जैसे भारत में मानसून के निम्नलिखित कारण है, फिर अपन कारण प्रस्तुत करेंगे, भाई अल्दीना, लादीना, ये etc। तो ये कौन सा चिन्ह आ गया? विवरण चिन्ह। पत्र लेखन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे विषय के बाद में फिर अपन विषय लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये था विवरण चिन्ह, सिंपल है। उद्धरण चिन्ह, किसी ने जो भी कहा उसको एज इट इज कह देना उद्धरण चिन्ह कहलाता है। इसमें 2 इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, वो उद्धरण चिन्ह। कथन का जो का त्यों प्रस्तुत किया जाए, उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण आता है जब जो का त्यों अपन प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन जब विशेष व्यक्ति, ग्रंथ या उपनाम आदि को प्रकट करना हो तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, 2 इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। जैसे गोदान एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेमचंद का, तो गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, अब दिनकर सूर्य से मतलब नहीं है इधर, दिनकर रामधारी सिंह का उपनाम है, तो दिनकर के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, अब उन्होंने जो भी कहा एज इट इज लिख दिया, तो डबल इन्वर्टेड। ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा ना। कभी कभी अपन क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह, तो ये गलत है। पहले पूर्ण विराम आएगा उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। तो ये थे विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह क्या होता है कि जब अपन वाक्य लिख रहे हैं और एक से ज्यादा नाम आते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, तो उसे कोष्ठक में लिख दिया जाता है ना। वाक्य के बीच में आए पदों और शब्दों को पृथक रूप से लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ 4 वेदों, अब 4 वेदों के नाम भी अपने को बताने हैं तो कोष्ठक कर दिया अपने। साम, ऋज, यजु, अर्थव की महत्ता बताई गई है। जैसे वे तीनों कौन कौन है, तो उनको बताने के लिए अपन ने कोष्ठक बना दिया। राम, श्याम और मोहन रमा के बेटे। या कभी कभी नहीं, ज्यादातर अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। जैसे कृतज्ञ, अब कृतज्ञ का अर्थ मालूम नहीं है, उसके अर्थ को भी स्पष्ट करना है तो कोष्ठक के अंदर लिख दिया। जो एहसानमंद, तो एहसानमंद, मनुष्य विनम्र रहता है। तो ये थे कोष्ठक चिन्ह। अतिरिक्त जानकारी अपने को देनी है तो कोष्ठक बना के अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट है त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद। जब भी कोई अपन पूरा सेंटेंस लिखते हैं और कोई वाक्य छूट जाता है तो उसके ऊपर ये हंस पद बनाकर उस शब्द को लिख दिया जाता है और उस वाक्य को सही माना जाता है ना। नेक्स्ट है संक्षेप सूचक शब्द। कोई शब्द अपने को पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट के अंदर लिखना है, तो उसका पहला शब्द लिख के उसके पीछे बिंदी लगा दो, है ना। तो पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दो। इसको शून्य लाघव चिन्ह भी कहते हैं। लाघव का मतलब छोटा होना, ठीक है। जैसे बीएड, शॉर्ट में नाम लिख दिया बीए, बीएड, इस तरह के जो छोटे छोटे नाम अपन ने लिख दिए, है ना, तो बीए। नेक्स्ट जैसे पंडित रामस्वरूप, अब पंडित पूरा नहीं लिखा अपन ने, पर लिख के ये बिंदु बना दिया अपन ने, बिंदु बना दिया। इसको इस तरह से भी या बिंदु के रूप में भी इसको बना दिया जाता है। तो पंडित रामस्वरूप शर्मा। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक सूचना। तुल्यता मतलब समानता।
तो समानता दिखाने के लिए अपन ये बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्षिति, क्षिति का मतलब क्या? पृथ्वी, तो बीच में बराबर का चिन्ह अपन ने लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट, लोप या वर्जन चिन्ह। जब कोई वाक्य अपन लिख देते हैं और उसके अंदर कोई शब्द अपने को हटाना हो तो अपन लोप या वर्जन चिन्ह का उपयोग, जैसे उसको काट दें या फिर उसके स्थान पर ऐसे डॉट 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 बना दें, तो लोप या वर्जन, किसी वाक्य के अंदर किसी भाग को हटाने के लिए अपन लोप या वर्जन चिन्ह, अपने को शब्द वो लिखना ही नहीं है जो अपन लिखना चाह रहे हैं, लोगों के लिए अपने सोचने के लिए छोड़ दे, तो लोप या वर्जन चिन्ह। जैसे आज हमारे देश का हर नेता देश दे देश, किसी को ईमानदार लगे तो वो ईमानदार समझे, किसी को बेईमान लगे तो बेईमान समझे, किसी को गाली देनी हो तो गाली दे, ठीक है। तो इस प्रकार से थी अपने ये विराम चिन्ह, ठीक है। तो अपन ने कुल 15 विराम चिन्ह देखे। एग्जाम के अंदर इनका प्रयोग करके आता है, कोई वाक्य लिखा होता है उसके पीछे अपने को विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके जो पिछले सालों में आए हुए। देखें, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, पिछले सालों में आए हुए प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? कोई कठिन शब्द है उसको अपने को प्रस्तुत करना है, उस शब्द का अपने को अर्थ देना है। इधर ही लिखा था अपन ने, कृतज्ञ को कहा जाता है एहसानमंद, तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ज्यों का त्यों लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है ज्यों का त्यों लिखने के लिए। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह छोटा करके रूप लिखना, यही लाघव चिन्ह कहलाता है। ये क्या है? तो लाघव चिन्ह, इसका आंसर तो यही हो गया, ये दोनों आंसर ही एक दूसरे के ना। ये कौन सा चिन्ह है? तो लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? तो ये वाला। ये कौन सा चिन्ह है? तो हंसपद, ये हंसपद चिन्ह कहला जाता है। या कोई ये कब प्रयोग किया जाता है? जब कोई चीज छूट जाती है तो उसको लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्धविराम क्या होता है? तो भाई ये होता है अर्धविराम, ये होता है अल्प विराम, ये होता है अपूर्ण विराम और ये होता है पूर्ण विराम। सारे लिख दिए अपन। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में इस बिस्तर योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है बीच में, जैसे राम सीता, जैसे माता पिता, तो द्वितीय समास में योजक शब्द का उपयोग होता है। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये वर्जन चिन्ह है या लोप चिन्ह है जो अपन ने बात करी थी, वर्जन या लोप चिन्ह। जब किसी शब्द को अपने को नहीं लिखना होता पूरे वाक्य के अंदर में, तो वर्जन चिन्ह, लोप चिन्ह। इसको ऐसे क्रॉस क्रॉस बना के भी लिख सकते हैं और ऐसे डैश 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 भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रामचरितमानस, एक धार्मिक ग्रंथ है। अपन ने पढ़ा था कि भाई उद्धरण चिन्ह में एक इखरा उद्धरण चिन्ह होता है। जब किसी उपनाम का, किसी ग्रंथ का या किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तुत किया जाता है, किसी ग्रंथ का नाम, तब अपने क्या बनाते हैं? इखरा उद्धरण चिन्ह। तो रामचरितमानस ऐसे इखरे उद्धरण चिन्ह में आएगा। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। अब दिनकर इनका उपाधि है, उपनाम है, तो उपनाम को अपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि कुरुक्षेत्र मेरी सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब कुरुक्षेत्र वैसे तो बोलते हैं हरियाणा को, लेकिन कुरुक्षेत्र यहाँ पर उनकी रचना है, ग्रंथ है, तो ग्रंथ के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये जो के क्यों लिखा है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा तो है ही, लेकिन इस कुरुक्षेत्र के ऊपर भी तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये सही है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अभी विस्मय बोधि सूचक शब्द आना चाहिए, वाह विस्मय का प्रतीक हो रहा है, तो वाह की जगह पे क्या आएगा? विस्मय बोधि चिन्ह, और पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी ना आकर क्या आएगा? विस्मय बोधि चिन्ह। नेक्स्ट है, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। अब अपन ने संबोधन दिया, संबोधन के लिए या तो अपन अल्प विराम लगाते हैं या विस्मय बोधि चिन्ह। मैंने बोला था विस्मय सूचक शब्द के समय पे कि अल्प विराम का प्रयोग तो त्रुटि से करते हैं, बाकी वास्तव में तो क्या आता है? विस्मय बोधि चिन्ह। तो अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। तो ये कुछ पिछले सालों में आए हुए प्रश्न थे और ये था अपना टॉपिक विराम चिन्ह।